हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। ओके, माय मदर एट 66 ये जो पोएम है इसे कमला दास ने लिखा है। तो एक बार हम कमला दास के बारे में पढ़ लेते हैं। कमला दास 1934। कमला दास जो है उनका जन्म 1934 में हुआ था और 2009 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कमला दास वॉज बोर्न इन मलाबार। इनका जन्म मलाबार में हुआ था जो कि केरला के अंदर है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, और ये इंडिया की बहुत ही ज्यादा फेमस पोइट्स में से एक है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड इंडिजिनस। इंडिजिनस जो शब्द है इसका मतलब होता है द पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन अ प्लेस। अब जो कमला दास हैं उनका जो वर्क है, जो उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, वो ओरिजिनलिटी के लिए बड़ी जानी जाती हैं, वर्सेटैलिटी के लिए जानी जाती हैं, जिसमें एक मिट्टी की खुशबू दिखाई देती है। ठीक है, एक बिल्कुल जो हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो कहानियां हैं, जो बिल्कुल रूट लेवल की जो कहानियां हैं, वो कमला दास के द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स को पब्लिश किया है, शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश किया है। और कौन सी भाषा में पब्लिश किया है वो देखिए, एक इंग्लिश में और मलयालम में। इन दो भाषाओं में इन्होंने अपना जो वर्क है वो लिखा है, इंग्लिश एंड मलयालम में, अंडर द नेम माधव कुट्टी। ओके, और माधवी कुट्टी, सॉरी। और इन्होंने जो अपना वर्क लिखा है वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखा है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटैलिटीज। अब ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सटैलिटीज नहीं पढ़ते, इसको हम सटैलिटीज पढ़ते हैं, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम। और माय मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर वर्क। अब आगे देखते हैं इस पोएम की थीम क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे आए हैं इस पोएम को देख के, थंबनेल देख के, कुछ भी देख के, तो आप एक बात पल्ले गांठ बांध लो कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ समरी पढ़ने से आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्मार्ट हो गए हो तो सीबीएसई भी स्मार्ट हो गया है। आपको पता ही है कि जो भी कुछ पूछा जाता है पूरा चैप्टर में से पूछा जाता है, एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थीम ऑफ द पोएम देखेंगे। अब इस पोएम की थीम क्या है नाउ, अब पढ़ते हैं इसको। एजिंग एट द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड आर द थीम्स इन द पोएट्री माय मदर एट 66। अब ये जो कविता है माय मदर एट 66, इसमें एक मदर है जिसकी एज बढ़ रही है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी एज बढ़ रही है, तो कभी ना कभी वो बूढ़े हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो लेखिका है इस पोएम की, कमला दास, उसकी जो मदर है वो भी बूढ़ी हो गई है। और एक बूढ़ी मदर का अपने बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है वो इस कविता के जरिए दिखाया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर strong bond and affection while describing the speaker's observation of her mother's physical and emotional changes as she ages। अब इस कविता के अंदर क्या है, ये रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाती है जो एक मदर और उसकी डॉटर के बीच है। हालांकि उसकी जो मदर है, जो लेखिका है, उसकी जो मदर है वो फिजिकली और इमोशनली चेंज हो रही है। मतलब चेंज इन द सेंस उनकी एज बढ़ रही है। जब इंसान की एज बढ़ती है तो उसके अंदर फिजिकल और इमोशनल दोनों ही चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब आगे चलते हैं। बिफोर यू रीड, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया गया है, सेम बिल्कुल वैसा ही मैंने यहाँ पर अपनी पीपीटी में तैयार किया है। एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। अब एज जो है, देखो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो कभी बूढ़ा ही ना हो, हाँ मेरी अलग बात है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक बड़ा ही प्राकृतिक प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, सोचते हैं इस बात पे और सीधा हम मुद्दे की बात पे आते हैं और अपनी पोएम को हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर कोई आलतू फालतू बकवास नहीं होगी इस चैनल पे, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का ही मटेरियल मिलेगा। तो मेरे साथ बड़े ही ध्यान से इस पोएम को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब देखो दिन कौन सा है, फ्राइडे का दिन है। ओके, फ्राइडे का दिन है, सुबह सुबह का समय है और जो लेखिका है वो अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही है, वो जा रही है कोचिन एयरपोर्ट। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे सुबह, ठीक है, पिछले सुबह शुक्रवार को मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, मतलब ड्राइविंग कर रहे थे ये दोनों, जो लेखिका है और जो उसकी मदर है, ये दोनों ही गाड़ी पे हैं। आई सो माई मदर बिसाइड मी। अब लेखिका कहती है, कमला दास कहती है कि मैंने अपनी मदर को अपने पास देखा। अब जिस सीट पे ड्राइवर होता है और उसके साइड वाली जो सीट है वहां पर उसकी मदर बैठी है और ड्राइविंग सीट पर लेखिका बैठी है। लेखिका गाड़ी चला रही है और उसने गाड़ी चलाते हुए अपनी मदर को देखा। अब उसने अपनी मदर को देखा, तब उस समय उसकी मदर क्या कर रही थी, डोज लेते ना, उबासी लेना, ठीक है, जैसे हम नींद आती है किसी इंसान को तो वो उबासी लेता है। ओपन माउथेड, अपना मुंह खोल के। हर फेस एशन लाइक, एश मतलब राख की तरह, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब यहाँ पर लेखिका अपनी मदर को कंपेयर कर रही है एक कॉप्स से। कॉप्स होता है डेड बॉडी। और अब वो देखती है, उसने वो गाड़ी चला रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी और उसने अपनी मदर को देखा। और जब उसने अपनी मदर को देखा तो उसकी मदर क्या कर रही थी, डोजिंग ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो चेहरा है वो ऐसा मुरझाया हुआ सा नजर आ रहा है, जैसे कि एक मृत शरीर का नजर आता है। जैसे राख होती ना, आपने राख देखी होगी, बिल्कुल रूखी सूखी, कोई मॉइस्चर उसके अंदर नहीं होता। सेम वैसे ही जब बूढ़े इंसान हो जाते हैं ना तो उनकी स्किन के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, तो वो बिल्कुल मॉइस्चर लेस थी उनकी स्किन। एंड रियलाइज्ड विद द पेन, और फिर ये बात देखकर जो लेखिका है उसको बड़ा ही दुख होता है कि भाई अब तो इसकी जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दैट शी वॉज ओल्ड, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देखो, हालांकि वो इतनी बूढ़ी हो गई जितनी की वो अभी दिखाई दे रही है, बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस पोएट्री का। अब लेखिका देखो क्या कर रही है, लेखिका कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, फ्राइडे मॉर्निंग की सुबह है और उसने गाड़ी चलाते हुए अपनी मदर को देखा। और जब उसने अपनी मदर को देखा तो उसकी मदर क्या कर रही थी, उबासी ले रही थी। और इसी समय लेखिका को बड़ा ही दुख हुआ ये जानकर कि भाई उसकी जो मदर है अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उनकी जो रंग रूप है वो ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था। ओके, जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो बूढ़ो जैसी हो गई है, भाई 66 की एज हो गई है। लेकिन अब जल्दी ही लेखिका ने अपने इस विचार को दूर करने के लिए क्या किया, उसने गाड़ी के बाहर देखा, खिड़की में से गाड़ी के बाहर देखा। ओके, बट पुट सून पुट दैट थॉट अवे। अब उसने जल्दी से ही इस विचार को कि उसकी जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी है, इस विचार को दूर करने के लिए उसने क्या किया, बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा। एंड, और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब गाड़ी आगे चल रही है और छोटे छोटे रोड के किनारे जो पौधे लगे हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। ओके, पहली तो चीज उसने ये नोटिस करी। दूसरी चीज क्या नोटिस करी, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब उसने दूसरी चीज ये नोटिस करी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जैसे उसने गाड़ी से बाहर देखा तो हो सकता है कोई वहां पर कॉलोनी हो, कोई कस्बा हो, ओके, जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो उसने देखा बुढ़ापा अपनी मदर का और दूसरी तरफ उसने देखा छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर आ गई हमारी। आगे चलते हैं, अब क्या होता है, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। अब जो लेखिका है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, कोचीन एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। अब जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी चेक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो आपकी सिक्योरिटी चेक होती है वहां पर, ऐसे ही लेखिका का सिक्योरिटी चेक हुआ। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब वो अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी थी। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक हो गई है, यहाँ पर लेखिका खड़ी है, ओके, और यहाँ पर उसकी मदर खड़ी है। ठीक है, ये इस ड्राइंग के लिए तो मुझे नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, चलो आगे करते हैं, जॉक्स अपार्ट। आई लुक्ड अगेन एट हर। अब
लेखिका ने दोबारा से अपनी मदर को देखा। वैन, वैन का मतलब होता है मुरझाया हुआ। ओके, अब लेखिका ने सिक्योरिटी चेक के बाद दोबारा से अपनी मदर को देखा जो कि कुछ दूरी पर खड़ी है। वैन मुरझाई हुई है, पेल, पीली पड़ चुकी है। एज, कैसे पीली पड़ चुकी है? एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों की रात में हमें चांद दिखाई देता है ना, बादलों में ढका हुआ पीला पीला सा, बिल्कुल वैसे ही उसकी मदर का जो फेस है वो हो चुका है। अब यहाँ पर इस कविता के अंदर दो चीजों के साथ लेखिका ने अपनी मदर को कंपेयर किया है। पहले उसने कंपेयर किया है एक डेड बॉडी से, कॉप से, और दूसरे उसमें इसने कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। अब ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो लेखिका का ओल्ड फैमिलियर एक्ट क्या था? लेखिका का ओल्ड फैमिलियर एक्ट ये था कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना और वो उनकी जो मदर होती है उनसे दूर हो जाती है तो वो रोने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मदर उनके पास आती है तो वो चुप भी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई उनके पास उनकी मदर आ गई है। लेकिन अब ये बचपन नहीं है लेखिका का, लेखिका जवान हो चुकी है और उसकी मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। अब उसे रियलाइज हो रहा है कि अगर अब की बार उसकी मदर उससे दूर हुई, मीन्स अगर उसकी मदर मर जाती है तो भाई कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है उसके पास कि वो उसके पास वापस आ सके। ठीक है, तो ये घबरा जाती है, डर जाती है। ओके, माई चाइल्डहुड स्फीयर, देखो यहाँ पर मैंने जो भी बात बताई वो इसी में है। माई चाइल्डहुड स्फीयर, जो मेरे बचपन का डर था ना, जब मेरी मदर मुझसे अलग हो जाती थी और मैं डर जाती थी, तो वही डर वापस आ गया है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अब की बार अगर उसकी मदर अगर अब की बार इसकी मदर चली जाती है इससे दूर, मतलब भगवान को प्यारी हो जाती है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो वापस आएगी नहीं। तो ये लेखिका ऐसा सोच रही है। चलो अब आगे चलते हैं। बट लेकिन ऑल आई सेड वॉज, अब लेखिका जो है उसके मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं अपनी मदर की बूढ़ी एज को देखकर। उसको डर भी लग रहा है, उसको ये भी लग रहा है कि अगर उसकी मदर को कुछ हो जाता है तो वो वापस उससे मिल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी मदर से कहती है सी यू सून अम्मा। ठीक है, सी यू सून अम्मा। उसको एक उम्मीद होती है कि जब मैं अगली बार आऊंगी तो मेरी मदर मुझसे जरूर मिलेगी, मतलब जीवित रहेगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो लेखिका है वो सिर्फ मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है अपनी मदर को देखकर। तो ये एक्सप्लेनेशन था इस पोएम का, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो आई होप सो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। डोज, डोज का क्या मतलब होता है? अ शॉर्ट लाइट स्लीप, जैसे हम उबासी लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम डोज बोलते हैं। एशन, वेरी पेल लाइक ऐश, जैसे ऐश होती है ना, राख होती है, बिल्कुल राख की तरह, जिसके अंदर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं होता। हमारा तीसरा जो वर्ड है कॉप्स होता है, ठीक है, कॉप्स का मतलब होता है एक डेड बॉडी। जब लेखिका अपनी मदर को फर्स्ट एंजाय के अंदर कंपेयर करती है ना, तो वो डेड बॉडी के साथ ही कंपेयर करती है। उसके बाद स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? शाउटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। जैसे इस कविता के अंदर क्या है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, गाड़ी आगे भाग रही है और रोड पे जो पेड़ है उसको ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। वो कंपैरिजन हो रहा है ना, ओल्ड एज में लोग बिल्कुल ऐसे भाग दौड़ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ उसने ट्री स्प्रिंटिंग देखे और खुश बच्चों को देखा जो अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे। अब जो हमारा पांचवा वर्ड है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज्यादा संख्या में। ठीक है, अब आजकल तो कोई बच्चा इतना ज्यादा खेलता है नहीं, आउटडोर गेम्स इतने ज्यादा गेम है नहीं, आजकल तो फोन में ही घुसे रहते हैं, पबजी, फ्री फायर या फिर ये दूसरे गेम। जब हम छोटे बच्चे थे तो बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। ओके, वन ऑफ देम इज क्रिकेट। वैन, वैन का मतलब होता है अननेचुरली पेल, ठीक है, अप्राकृतिक रूप से बिल्कुल पीला पड़ जाना। जैसे अब यहाँ पर जो लेखिका है अपनी मदर को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर करती है कि भाई सर्दियों की रात में जिस तरीके से चांद दिखाई देता है ना, धुंधला धुंधला सा, पीला पीला सा, बादलों में ढक जाता है, सेम वैसे ही उसकी जो मदर है वो भी एकदम से अननेचुरली पेल हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक। एक का मतलब होता है पेन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पोएट्री है, पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज किए गए हैं और कौन कौन सी लाइंस के अंदर वो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब
द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड आर, इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है, रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया है और पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। अब इनको ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी लाइंस के अंदर ये सारे एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज पोएटिक डिवाइस इन सच एंड सच लाइन, तो आप वहां से इनको याद करके पता आंसर दे सकते हैं। इमेजरी कौन से पार्ट में है? इमेजरी है देखो यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन के अंदर, इसके अंदर आपका इमेजरी है, इमेजरी लिटरेरी डिवाइसेस है। उसके बाद दूसरा जो है सिमिली, सिमिली फेस एशन लाइक ऑफ कॉप्स एज अ लेट विंटर्स मून, यहां पर आपको सिमिली मिलेगा। सिमिली को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसमें लाइक और एज आता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। दूसरा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखो अब जो पेड़ है वो हमारे नॉन लिविंग थिंग है, हालांकि वो सांस लेते हैं बट हम उन्हें नॉन लिविंग थिंग ही मानेंगे। और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना दौड़ना। अब ये जो ह्यूमन की क्वालिटी है, ह्यूमन की क्वालिटी हमने पेड़ को दे दी, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया यहाँ पर ट्री स्प्रिंटिंग के अंदर। उसके बाद रिपीटेशन, कौन सा शब्द ऐसा है जो बार बार रिपीट हुआ है? आपने देखा पोएम के एंड में स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर आपका रिपीटेशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या ओपन हो गया? मेटाफोर, मेटाफोर भी कंपैरिजन होता है, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेलिंग, बच्चे जो हैं बाहर भाग रहे थे अपने घर के, तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके लिटरेरी डिवाइसेस है, 5 लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि इस पोएम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। अब जरा इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको पढ़ रहे हैं और कितने बच्चों की समझ में आया है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है वो है हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का पोइट कौन है? जॉन कीट्स है, रुडयार्ड किपलिंग है, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, या फिर कमला दास है, ठीक है। सो राइट आंसर आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अवेयर हैं, कितने अवेयर नहीं हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कमला दास होना चाहिए। आप अपना आंसर बताइए, आपका आंसर क्या है? ओके, सो व्हाट इज हियर वर्क नॉन फॉर? ओके, व्हाट इज हर वर्क नॉन फॉर? जो कमला दास है उनका काम किस चीज के लिए पॉपुलर है? फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये आंसर हो सकता है आपका फॉर इट्स पॉपुलैरिटी, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, फॉर इट्स स्टाइल, उनके स्टाइल के लिए, फॉर द एक्सप्रेशंस यूज्ड, या फिर वो जो एक्सप्रेशन यूज करती हैं पोएट्री के अंदर उनके लिए उनका काम फेमस है। सो मैं जा रहा हूं यहां पर ए ऑप्शन पर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग इन माय ओपिनियन। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपने जो इसको पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स? किस तरीके का दर्द दुख जो लेखिका है वो फील करती है? लूजिंग हर मदर, हार्ट अटैक, हेडेक, चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। सो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इन विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? कमला दास ने कौन सी भाषा में कहानियां और नॉवेल्स लिखी हैं? उन्होंने कहानियां और नॉवेल्स इंग्लिश और तमिल में लिखी हैं, या फिर इंग्लिश एंड हिंदी में लिखी हैं, इंग्लिश एंड उर्दू में लिखी हैं, या फिर इंग्लिश एंड मलयालम में लिखी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो डी है। आप देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोगों की सोच मिलती है या नहीं मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। इस कविता के अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं? मेटाफोर यूज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। सिमिली यूज किया गया है, बिल्कुल यूज किया गया है। एलिट्रेशन यूज किया गया है, बिल्कुल यूज किया गया है। मतलब आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ दीज। मतलब ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? ये जो टाइटल है वो क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? माई मदर एट 66, पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, पोइट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, पोइट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स।
ऑल ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, यहाँ पर मेटाफोर है, यहाँ पर सिमिली है, यहाँ पर एलिट्रेशन है, या फिर यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। अभी अभी अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर भी बता दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम, पोएम का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है, इट्स मेटाफोर्स, सिमिली यूज्ड, एलिट्रेशन यूज, या फिर नैरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइंस। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो पोएम है माय मदर एट 66, इसमें 14 लाइंस हैं और इसमें जो सिंगल सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, सिंगल सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो दिस is the right answer for this question. Now question number 9, what does the narrative style of the poem signify? अब इसके narrative style से क्या पता चलता है, जो भाई हमारा कर्सर किधर है, डिफरिंग थॉट्स, मैनी थॉट्स और कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स का पता चलता है, या फिर अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट्स मिक्स्ड विद हार्श रियलिटीज। यस, दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what is the main idea of the poem My Mother at 66? My Mother at 66 जो poem है उसका मेन आइडिया क्या है, पेनफुल ओल्ड एज है, या फिर डिसकलरेशन ऑफ स्किन है, या फिर कलरलेस ऑफ अ डॉटर है, सॉरी केयरलेसनेस ऑफ ए डॉटर है, या फिर लैक ऑफ स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। आप इसका आंसर क्या लगाएंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी पोएम है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो भाई देखो अभी ये मैंने इस तरीके की जो है फर्स्ट वीडियो बनाई है, सो आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और जो भी कुछ मुझे आता है मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा सकूं। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले, ठीक है, वो बेनिफिट उठाएं मेरी इस नॉलेज से। और जितने भी स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने ये देखा कि भाई केवीएस के एग्जाम चल रहे हैं, तो केवीएस के एग्जाम्स में भी आपका 11th और 12th क्लास का सिलेबस ही आता है, तो वो जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों को। अगर कोई आप में से कोई अगर पढ़ाता है तो उसको पता होगा कि एक 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी या 30 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी कितनी मेहनत होती है उसके पीछे। सो प्लीज आई होप सो आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।